यानी कि सीजीएमएससी में बीते 2.5 सालों में 36 दवाएं और दवा कंपनियां ब्लैकलिस्टेड हुई हैं। यानी इन कंपनियों ने सीजीएमएससी को घटिया और नकली दवाएं, सर्जिकल सामग्रियों की सप्लाई की। जहां एक एक दवा मरीजों के लिए कीमती होती है, वहां यह सरकारी आंकड़ा बिल्कुल भी कम नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नकली दवाओं के सौदागरों पर कब शिकंजा कसा जाएगा। मरीजों की सेहत का कौन रखेगा ध्यान? नकली दवाओं के सौदागर सावधान, अब नहीं चलेगी कालाबाजारी। कमीशनखोर अधिकारियों को धांधली पड़ेगी भारी। भारी तो पड़ने ही वाली है, क्योंकि सेहत के सौदागरों और कमीशनखोर अधिकारियों की पोल खुल चुकी है। वो जिस घटिया दवा की सप्लाई कर रहे थे, अब उससे पर्दा उठ चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में जिस दवा की सप्लाई हो रही थी, वो सेहत से खिलवाड़ करने लायक थी। मरीज इन दवाओं से ठीक न होकर बीमार पड़ रहे थे। अस्पतालों में शिकायत के आधार पर दवा की जांच हुई तो सारा भेद खुल गया, जिसके बाद सीजीएमएससी ने आनन फानन में अस्पतालों से दवा को वापस मंगाकर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बता दें कि सीजीएमएससी में दवा सप्लाई से पहले दवा कंपनियों को इम्पैनलमेंट, टेंडर, दवाओं की गुणवत्ता की जांच, लैब टेस्ट जैसी कई शासकीय प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी घटिया दवा सरकारी अस्पतालों तक कैसे पहुंचती है, ये बड़ा सवाल है। आखिर भ्रष्टाचार का खेल चल कहां से रहा है? देखिए, जो भी दवाई सप्लाई होती है उसके प्रत्येक बैच की दवा सप्लाई अस्पतालों में हो उससे पहले जांच जरूरी है। इस प्रकार के प्रोटोकॉल का क्यों पालन नहीं किया जाता है, किस प्रकार की मिलीभगत है, इसके लिए एक सतत निगरानी प्रणाली होने की जरूरत है। विभागीय सूत्रों की माने तो धांधली बहुत बारीकी से की जाती है। स्वास्थ्य विभाग में इसके लिए बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसमें शासन प्रशासन से जुड़े रसूखदार गिरोह की तरह शामिल है। ये अलग बात है कि जब भेद खुलता है तो विभाग से लेकर कंपनी तक पर कार्रवाई नहीं होती। दवा खरीदी की प्रक्रिया करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई तो दूर, किसी तरह की जांच समिति तक गठित नहीं की गई। तो दवा खरीदी में अधिकारी लिप्त हैं, जो अमानक दवाएं खरीद रहे हैं, वो सचेत हो जाएं कि ये कांग्रेस सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको उल्टा लटका दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर हो रहे दवा में कमीशनखोरी और धांधली की वजह से अस्पतालों में मरीज की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब नकली दवा के सौदागरों पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में लेटर बम फूटा है। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है और रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर राशि गबन करने के आरोप उनके द्वारा इस पत्र में लगाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बिना अप्रूवल की राशि देने का आरोप है। कांग्रेस के कोष से 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है। रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर आरोप लगे हैं। पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को रकम देने का भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। तो पूर्व महामंत्री द्वारा कई सारे आरोप लगाए गए हैं। करोड़ों रुपए के गबन के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं और पूर्व सीएम के सलाहकार पर भी कई सारे आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और लेटर इसी को लेकर के उन्होंने लिखा है। छत्तीसगढ़ में ये चुनाव से पहले जो है गुटबाजी हम इसे कहें या मनमुटाव कहें, ये निकल करके सामने आ रहा है। पूर्व महामंत्री ने अब ये पत्र लिखा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और एआईसीसी के सदस्य अरुण सिंह सिसोदिया ने प्रदेश के नेताओं पर आर्थिक अनियमितता के आरोप लगाए। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने एक लेटर भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा। किस तरह से आर्थिक अनियमितता हुई? देखिए, बीच में 2 महीने पहले एक मीडिया के माध्यम से समाचार छपे थे कि पीसीसी में 5 करोड़ 19 लाख का एक पैसे का लेन देन का विषय था, जो कि बहुत सारे अखबारों में छपा भी था। और उस विषय को लेके मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को एक अपना
अनुरोध भेजा है कि उस पर शीघ्र से शीघ्र निराकरण करने के लिए कार्रवाई करें और उन सारी चीज़ों को जनता के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में लाएं। किस तरह से 5 करोड़ का गबन हुआ है? कुछ इंडस्ट्री के नाम से, विनोद वर्मा के बेटे के नाम की भी कुछ बातें? देखिए, उसमें मैंने जो विषय लिखना था, मैंने वो विषय पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जो कि हमारे संगठन का आंतरिक विषय है। और वो विषय जो आपके पास अगर पत्र आया है, आप लोग उसको विषय को लेके आए हैं, तो उसमें कही गई बातों को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि हाँ, मैंने वो सब चीज़ें लिखी हैं। किस तरह से अभी क्या आश्वासन मिला है? क्या कोई बातों को संज्ञान में लिया गया? नहीं, अभी तक किसी भी तरीके से कहीं से भी हमें किसी संगठन या किसी के द्वारा अभी तक इस बात में कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। और निश्चित ही अगर जानकारी मांगी जाएगी तो सारे सबूत, सारे दस्तावेज और इवन बैंक। तो कांग्रेस के लेटर बम पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने आरोप लगाया कि जब मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष थे तब बिना उनकी अनुमति के गाजियाबाद के किसी कंपनी को पैसा दिया गया। उन्होंने इस मामले में पूर्व सीएम के बेटे के शामिल होने की भी आशंका जताई। उन्होंने मांग की है कि 5 करोड़ 89 लाख कहां से आए और कहां चले गए, इसके जवाब जो है कांग्रेस को देना ही होगा। केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। लाख रुपए बिना मोहन मरकाम जी जब वो प्रदेश अध्यक्ष है, बिना उनकी अनुमति के, बिना पार्टी की सहमति के गाजियाबाद की किसी कंपनी को दिया गया, जिसमें शायद भूपेश बघेल जी के पुत्र भी उस कंपनी में इन्वॉल्व है, ऐसा वो पत्र में लिखा है। और हम इसलिए तो कहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, और किस लिए कहते हैं? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पीछे पड़े हैं जो रिजर्व बैंक और SBI का है, परंतु ये 5 करोड़ 89 लाख कहां से आए और कहां चले गए, आपके ही नेता कार्यकर्ता जवाब पूछ रहे हैं, जवाब तो देना होगा। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि ये कहते हैं सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, ये 5 साल सत्ता में रहे, उसके बाद इन्हें लोकसभा के प्रत्याशी समझ नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहे, या ये किसको उतारना नहीं चाह रहा है या कोई उतरना नहीं चाह रहा है। आखिर मामला क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। कार्यकर्ता ऐसे हाथ लगाए ठुड्डी में बैठे हैं कि कब घोषित होगा, और जो घोषित हुए हैं कहा जा रहा है वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरी वापस कर लो, मेरी वापस कर लो। इस भय से कांग्रेस अपने बाकी प्रत्याशियों की टिकट जारी नहीं कर पा रही है, कहीं ये भी वापस करने ना आ जाएं। पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। होली के करीब आते ही सीहोर जिले के ठेठ आदिवासी अंचलों में रिश्तों की महकती खुशबू के बीच आदिवासी संस्कृति का पर्व आप देखिए किस तरह से मनाया जा रहा है। भगोरिया मेले की शुरुआत हो चुकी है और सभी इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें होली से पहले की हैं जहां पर भगोरिया मेले की शुरुआत हुई है और लोग रंगों में डूबे खेलते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। होली खास है, पता है क्यों? क्योंकि ये रंगों का त्योहार है। इस रंग के त्योहार के शुरू होने से पहले आदिवासी क्षेत्रों में एक मेले की शुरुआत होती है जो आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाती है। तस्वीरें देखिए, कुछ लोग ढोल की थाप पर थिरक रहे हैं, बच्चे झूले का आनंद ले रहे हैं, महिलाएं तरह तरह के श्रृंगार के सामान खरीदने में व्यस्त है, तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ झूमने में। ये रौनक है भगोरिया मेले की, जो रिश्तों की महकती खुशबू के बीच आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाती है। होली के करीब आते ही सीहोर जिले के आदिवासी इलाके पिपलानी में भगोरिया मेले की शुरुआत हुई है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ आदिवासी संस्कृति का सुंदर नजारा दिखता है। वे पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। आदिवासी नृत्य की झलक भी नजर आ रही है। इस दौरान लोग एक दूसरे को जमकर गुलाल लगाते हैं। ये मेला अपने आप में रिश्तों की मिठास को बुनता है, क्योंकि आदिवासी नवयुवक मेले में अपने लिए जीवन साथी चुनते हैं। इनमें आपसी रजामंदी जाहिर करने का तरीका भी बेहद निराला है। सबसे पहले लड़का लड़की को पान खाने के लिए देता है। अगर लड़की पान खा लेती है तो रिश्ता हाँ समझा जाता है। इसके बाद युवक उस युवती को लेकर भगोरिया हाट से भाग जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं।
ये परंपरा सालों से चलती आ रही है, जो होली के रंग के साथ रिश्तों के अलग रंग को दिखाती है। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। बड़वानी जिले में इन दिनों चुनावी मौसम में आदिवासी लोक पर्व भगोरिया अपने चरम पर है, जहां सांसद गजेंद्र पटेल भी जनता के साथ भगोरिया पर्व मनाते हुए दिखे हैं। देखिए आप, इस दौरान सांसद जी पारंपरिक वेशभूषा और तीर कामठी के साथ नजर आए और पानसेमल विधायक श्याम बर्डे के साथ जमकर नाचे, जिसका वीडियो भी सामने आया। बता दें कि नई फसल के आगाज के साथ ही आदिवासी लोक पर्व भगोरिया उत्सव आदिवासी अंचलों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें समाज जन ढोल, मांदल और बांसुरी की तान पर पारंपरिक वस्त्र और श्रृंगार कर भगोरिया पहुंचते हैं, साथ ही जमकर लोक नृत्य पर नाचते हैं। होली आने वाली है और लोगों पर होली की खुमारी अभी से छाने लगी है। नगाड़े के बिना होली का त्योहार अधूरा माना जाता है। रायपुर के बाजार में भी नगाड़े तैयार हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग नगाड़ा बेचते नजर आ रहे हैं। यहाँ 150 से 3000 रुपए के नगाड़े बेचे जा रहे हैं। होली का पर्व फागुन के गीत और नगाड़ों की धुन के बिना अधूरा है और शहर के मुख्य बाजार होली के रंगों के साथ अब नगाड़े से भी पूरी तरह से सजकर तैयार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी के आमन इलाके में, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से जो हैं लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए भैया? डोंगरगढ़ से। कैसे बेच रहे हैं नगाड़ा? कितने रेट से स्टार्ट है? 150 रुपये से चालू है, लास्ट 3500 तक का है। कैसी हो रही है बिक्री? अभी डाउन है धंधा पानी अभी। तो देखिए, डोंगरगढ़ से ये भैया जो हैं नगाड़ा बेचने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। वो बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में रेट की भी हम बात करें तो ये जो नगाड़े हैं वो 150 रुपये से 3500 तक यहाँ पर मिल रहे हैं और पिछले साल की तुलना में कीमतों में भी इसके इजाफा हुआ है। और चमड़े का रेट बढ़ने की वजह से जो है हम देख रहे हैं कि नगाड़े के रेट में भी जो है वृद्धि हुई है। इसके साथ ही ग्रामीण एरिया में पहले हम देखा करते थे कि 15 दिन पहले से ही नगाड़े की धुन जो है सुनाई देने लगती थी, लेकिन इस बार क्या अब कहीं ना कहीं ये परंपरा जो है पूरी तरह से विलुप्त होते नजर आ रही है और शहरी क्षेत्रों में तो ये परंपरा ना के बराबर है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब बात मौसम की मिजाज की। अंबिकापुर में बेमौसम बारिश हुई और बेमौसम बारिश से लोगों की मुसीबत यहां पर बढ़ गई। खासतौर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है। बारिश होने से एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और बारिश जो है अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। इसी तरह अंबिकापुर में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और फसलें तबाह होने की कगार पर आ चुकी है। किसानों को भी चिंता सताने लगी है और मौसम में भी बदलाव, ठंडक पड़ गई है। तो वहीं सूरजपुर में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, इससे सर्दी भी बढ़ चुकी है, लेकिन बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश सूरजपुर में और यहां पर बारिश की वजह से कहीं ना कहीं अब किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। चूंकि बेमौसम बारिश हुई है, फसलों को नुकसान इससे होगा और किसान की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। सीएए पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 9 अप्रैल को होगी मामले में अगली सुनवाई। 3 हफ्ते में केंद्र से जवाब मांगा गया है। तो जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई थी, आपत्तियां जताई गई थी, उस पर सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है, इनकार कर दिया है। रोक लगाने पर, नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 9 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी इस मामले में। 3 हफ्ते में केंद्र से जवाब भी मांगा गया है इस मामले को लेकर के। तो
सीएए लागू हुआ उसके बाद से ही कहीं पर खुशी, कहीं पर आपत्तियां, और इसी बीच कई सारी आपत्तियां, लोगों ने याचिकाएं दाखिल की और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई में यही कहा कि इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। साथ ही साथ 9 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। 3 हफ्ते के अंदर केंद्र से भी जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगा गया है। तो नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं होगी, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। आपने देखा सीएए लागू हुआ उसके बाद से ही कई सारी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी, सुनी और आपत्तियां भी हमने देखी। कहीं पर जश्न, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर कुछ लोग नाचते हुए नजर आए, तो कहीं पर कोई आपत्तियां भी जताता हुआ नजर आया। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है। ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है, सीएए पर रोक नहीं लगेगी। निश्चित तौर पे देखिए, एक बहुत बड़ा ये जैसे आदेश जो है माना जा सकता है सीएए पे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। और इस मामले पे उस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब दोनों पक्ष की दलील जो है दी गई और उसके बाद सीएए के मामले पे नियमों की अधिसूचना पर रोक पर केंद्र सरकार केंद्र के द्वारा जिस तरह से जवाब जो है वो दाखिल करेगा और इस मामले पर अगली सुनवाई का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 9 अप्रैल को किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिसूचना पर रोक लगाने के याचिकाकर्ताओं की मांग को भी स्वीकार नहीं किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा है कि वह केंद्र के जवाब का मिलने के बाद ही इस मामले पर फैसला करेगा। और जिस तरह से अगर कोर्ट की सुनवाई की अगर बात करें तो सीजेआई ने कहा कि उनके यानी कि केंद्र के पास नागरिकता देने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। उन्हें त्रिस्तरीय मतलब कि 3rd लेयर का जो एक कमेटी है उसको गठित करना होगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जिस तरह से तमाम दलीलों को दिया गया, दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और उसके बाद इस कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सामने आया है। शंकर, और सुप्रीम बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही 2:30 का अड्डा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।